जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस टेस्ट सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 14 है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आईसीटी से। आईसीटी से रिलेटेड है और क्वेश्चन है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, सीडी रोम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो इसके जो फुल फॉर्म है वो रहेगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और देखिए, ये जो है ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आता है, ये मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में नहीं आता, ये ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आता है। आपने जो है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा होगा तो आपको अंतर पता होगा इसके बारे में। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो बेसिकली उसके ऊपर एक रोलर चलता है और वहाँ पे जो है उस रोलर के थ्रू वहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो भी स्टोर्ड है वो रीड किया जाता है। जबकि ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, लाइट के थ्रू ये काम होता है। तो सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क में आएगा। इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले से ही जो प्रिंटेड होता है वो मिटाया नहीं जा सकता, ना तो ये इरेजेबल होती है और ना ही ये इसमें फिर से क्या किया जा सकता, ऐड किया जा सकता कोई चीज़। इस डिस्क में कोई भी नया डाटा जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आप इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। सीडी रोम में ना इरेज हो सकता है ना ऐड हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिकल डिस्क में मैग्नेटिक टेप में क्या अंतर होता है। जैसे वीसीआर वगैरह हैं वो आपके कौन से प्रिंसिपल पे चलते थे, कौन से डिस्क पे चलते थे, तो वो आप थोड़ा सा देख लेंगे। निम्न में से कौन सा डेटा जो है हायरार्की का आरोही क्रम है। तो देखिए, आरोही क्रम पूछा है, इसमें हायरार्की पूछी गई है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आरोही क्रम बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो बिट सबसे छोटी है, बाइट सबसे फिर उसके बाद में है, फिर जो है फील्ड है, फिर रिकॉर्ड है, फाइल है, फिर डेटाबेस होता है। तो देखिए, पहले बिट है, फिर बाइट है, फिर फील्ड है, फिर रिकॉर्ड है, फिर फाइल है, फिर डेटाबेस है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने अभी जो है शायद पहली बार देखा हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट देखिए सबसे छोटी होती है, फिर उसके बाद में बिट से जो है बाइट्स बनता है, फिर फील्ड बनता है, फिर जो कई सारी फील्ड जो है मिलके रिकॉर्ड बनाती हैं, फिर रिकॉर्ड से एक फाइल बनती है और फाइल से जो है डेटाबेस तैयार होता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। इसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है www किस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए, www जो है वर्ल्ड वेब वाइड वेब, तो ये जो है किस पे, इसके जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका जो मॉडल रहेगा वो रहेगा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर मॉडल बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होता है और मान लीजिए कोई भी क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है किसी डेटा के लिए, तो सर्वर जो है उसको प्रतिक्रिया देता है या उसको वो डेटा प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से जो www है वो इसी के बेस पे काम करता है, इसी मॉडल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। तो देखिए, विस्तृत विवरण की बात हो रही है। विस्तृत विवरण मतलब एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्रिप्शन होता है वो किस में होता है, इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध। थीसिस या डेजर्टेशन इसको कहा जाता है। तो देखिए, शोध प्रबंध मतलब थीसिस, लघु शोध प्रबंधन मतलब डिजर्टेशन इसको बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अनुसंधान की ऐसी पद्धति है ये जिसमें विस्तृत विवरण अपेक्षित होता है। विस्तृत विवरण मतलब आप कोई भी थीसिस लिखते हैं, आप कोई भी डिजर्टेशन लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सभी सर्वेक्षण आपने जो है इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी आपके शोध के निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन वगैरह हैं, सारे तथ्य और क्या क्या आपने डेटा यूज़ किया है वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। डेटा किस तरीके से आपने यूज़ किया वो सब आप बताएंगे इसमें अपनी थीसिस में। ये सब बताते हैं कि नहीं बताते हैं आप, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका और क्या आपका जो है बेसिकली आपका जो पर्पस है रिसर्च का वो क्या है, किस दृष्टिकोण से आपने चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं, कौन सी जो है प्रोसेस इसमें इस्तेमाल की है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव की है, और किस तरीके से आपने जो है इसका कंक्लूजन तक आप पहुँचेंगे। इसके अलावा जो रेफरेंसिंग वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें विस्तृत रूप में होती हैं। तो इतना बताने की मेरा जो मतलब था वो यही था कि इसमें पद्धति का जो विस्तृत विवरण है वो अपेक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो देखिए, अनुसंधान आचार की बात हो रही है, रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है, किसके साथ में संबंध होता है। तो देखिए, समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदित करना, ये इसका जो है आंसर रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा और
इजी भाषा में समझा देता हूँ कि अनुसंधान आचार का जो अनुसंधान में समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदन करने वाली अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध रहता है। तो इसमें रिसर्च एथिक्स जो है क्या कहता है वो बेसिकली कि आपको क्या है इस तरीके से करना है कि समस्या आपकी क्या हो जाए, समस्या का निवारण हो जाए और जो निष्कर्ष हैं आपके वो क्या हो जाए, एक तरीके से प्रतिवेदित हो जाए। और रिसर्च एथिक्स के बारे में और चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं विशेष रूप से अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है। तो यही चीज़ें इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। रिसर्च एथिक्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों से संबंधित रखता है रिसर्च एथिक्स जो कि क्या चीज़ स्वीकार्य है, मतलब बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, स्वीकार्य क्या है, एक्सेप्टेबल कौन सी चीज़ें हैं और नॉन एक्सेप्टेबल कौन सी चीज़ें हैं, ये रिसर्च एथिक्स का जो है मेन पर्पस रहता है। 6th क्वेश्चन है चिंतन शिक्षण है। तो चिंतन शिक्षण क्या है, बेसिकली समस्या केंद्रित। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। चिंतन शिक्षण का मतलब है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है उससे मतलब है इसका। और ये किस पे केंद्रित रहता है, समस्या पे केंद्रित रहता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल की मैं थोड़ा सा और विशेषता बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है और इसमें देखिए जो विद्यार्थी होता है वो बेसिकली क्या होता है, आत्मचिंतन भी करता है, क्रिटिक करता है और चीज़ों को क्या है एक तरीके से परखता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल में। और इसमें चिंतन स्तर शिक्षण में शिक्षक जो है अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र जो है स्मृति और बौद्धिक स्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो बेसिकली जो इसमें केंद्रण होता है वो समस्या होता है। समस्या जो भी उत्पन्न हुई है उस स्तर पे बच्चे जो हैं आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन करके उसकी समस्या का निवारण कर सकें। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भूजल। अदृश्य को दृश्य बनाना, अदृश्य को दृश्य बनाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम ग्राउंड वाटर। और फिर कॉलन लगेंगे और इसके बाद में मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो देखिए इसमें जो इनविजिबल है, जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, उसको हमें क्या दृश्य बेसिकली विजिबल बनाना है। ये इसका 2022 का विश्व जल दिवस है उसकी थीम रही है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, शीतकालीन ओलंपिक्स खेल 2022 किस शहर में आयोजित हुए। तो ये कौन से शहर में आयोजित हुए थे, तो आयोजित हुए ये बीजिंग में। और देखिए बीजिंग एक पहला ऐसा शहर बन गया है जिसमें समर ओलंपिक्स प्लस विंटर ओलंपिक्स दोनों की मेज़बानी ये कर चुका है। बीजिंग जो है कौन से देश की राजधानी है, तो ये चीन की राजधानी है। और यहाँ पे जो ये शीतकालीन ओलंपिक्स हुए थे इसका जो था 24वां संस्करण था, ये 24वां जो था फेज था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो देखिए समुदायों का पूर्ण क्रम ये बेसिकली एनवायरनमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन है और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सीयर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, जो क्वेश्चन की भाषा है थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट आपको लग सकती है। तो समुदायों का जो पूर्ण क्रम है जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है। तो क्या होता है कि जब एक निश्चित स्थान पर जो क्या होता है ट्रांजिशन होता है, पेड़ों का ट्रांजिशन होता है। पहले आप देखिए एक चित्र देखेंगे, अगर आप इसके शेयर के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक चित्र देखेंगे जहाँ पे रॉक्स रहेंगे, रॉक्स के बाद में आपको छोटे छोटे क्या मिल जाएंगे, मोलासिस मिल जाएंगे, एल्गी मिल जाएंगी, एल्गी के बाद में श्रब्स मिल जाएंगे, श्रब्स के बाद में जो है आपको क्या मिलेंगे, जो हर्ब सर्ब ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद में क्लाइमेक्स जो प्रजाति मिलेगी, बड़े बड़े पेड़ वो आपको मिल जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड है। और इसमें क्या बेसिकली बताया गया कि एक निश्चित स्थान पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्रम से सक्सेसिवली जो स्टेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन होता है। बायोटिक सक्सेशन मतलब एक पेड़ से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंचती है, समुदायों का मतलब यहाँ पे कम्युनिटी से, पेड़ों की कम्युनिटी की बात हो रही है। तो एक जो कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पे, प्राइमरी कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो सफ़र है एक निश्चित स्थान पर, इसी को क्या कहा जाता है, सीयर कहा जाता है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा गूगल कीजिए, या जो बेसिकली बुक्स हैं आप उनका भी, शंकर IAS वगैरह में आपको ये मिल जाएगा, और भी बुक्स में ये मिल जाएगा। इसके साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, ओजोन से रिलेटेड है, CFC बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड,
देखिए ये सही नहीं है, नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। रॉकेट ईंधन में केरोसिन बिल्कुल यूज़ होता था और अभी भी हो सकता है अभी भी यूज़ होता हो, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, पर पहले ज़रूर यूज़ होता था केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल। और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इसमें होती है, जो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है। अब देखिए अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। तो इसमें कौन सा होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं होता बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक एसिड जो है एक अलग चीज़ है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अब देखिए जो ये रॉकेट ईंधन है, जो एविएशन फ्यूल है, उसमें केरोसिन ऑयल यूज़ होता था, ये बिल्कुल सही बात है। और हाई एनर्जी डेंसिटी होने की वजह से और चीप होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता था। इसके बाद में देखिए धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो देखिए कौन सा उत्तेजक होता है धुएं में जो कि आँखों को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है PAN आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, पैरो ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैरो ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और इसकी देखिए जो ये शॉर्ट फॉर्म में पैन कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है ये आँखों के लिए और फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है ये। तो देखिए ये जो है पैन एक द्वितीयक सेकेंडरी प्रदूषक है, प्राइमरी प्रदूषक नहीं होता। मतलब द्वितीयक का मतलब क्या है कि कई सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलके ये बनता है और इसमें जैसे CO2 वगैरह फोटो, मतलब एक तरीके से सूर्य सनलाइट जो होती है वो सारी मिलके इसको बनाती है, आंखों में काफ़ी जलन करता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करनी है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, नेशनल पार्क दे रखे हैं। आपको मैं बता दूं कि आज की डेट में 106 नेशनल पार्क्स हैं हमारे, और इसमें जो है हमें ये बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा किस में है। तो देखिए पहला जो है वो है इंतान की जो है वो बेसिकली किस में है। तो इसका मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। देखिए इंतान की जो है वो बेसिकली नागालैंड में है, तो आप इसको लिख लेंगे नागालैंड। जो बेतला है वो कहाँ पे आपका झारखंड में है। और देखिए गुइंदगी जो है वो बेसिकली कहाँ पे, मणिपुर में है गुइंदगी। और केबुल लमजाओ जो नेशनल पार्क है वो है नागालैंड में, सॉरी ये नागालैंड में नहीं है, यही गलत था, ये किस में है, मणिपुर में। तो ये लोकताक लेक है उसके ऊपर है। और यहाँ पे देखिए फुमदी आपने सुना होगा, जो कि तैरती हुई सॉइल के ऊपर प्लांटेशन होते हैं, वो बेसिकली यहीं पे मिलते हैं, इसी में केबुल लमजाओ पार्क में। सबसे बड़ी जो फुमदी मिलती हैं वो यहीं पे लोकताक लेक में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे इन तान की जो है वो कहाँ पे है, नागालैंड में। और बेतला जो है झारखंड में है। और जो गोविंदगी है वो कहाँ पे है, मणिपुर में। केबल लमजाओ लोकताक लेक मणिपुर में है। तो ये आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे और इसको क्या कर लेंगे, आप मैच कर लेंगे। इसका जो ऑप्शन रहेगा C ऑप्शन रहेगा इसका, ये C जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। तो देखिए जो सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी है, सॉरी वर्ड है, ये वर्ड है मतलब जो किससे है, ये जो है जो बेसिकली चिड़िया वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गुड़गांव। तो देखिए गुड़गांव झज्जर जो हाईवे है वहाँ पे स्थित है। और देखिए अब इसको क्या कहा जाता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। ये एक रामसर साइट भी है और ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, रामसर साइट भी है भी। लीलावती के लेखक थे। तो देखिए लीलावती के जो लेखक थे वो कौन थे, वो हैं भास्कराचार्य जो हैं इसके लेखक हैं लीलावती के। और ये एक भारत के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोफिजिस्ट जिसको कहेंगे हम, वो हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं गणित विषय पर। और संस्कृत भाषा में उन्होंने काव्य शैली में श्लोकबद्ध जो है काव्य किए हैं। इसी के साथ में सिद्धांत शिरोमणि जो है, बेसिकली लीलावती जो है भास्कराचार्य का द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच में देखिए यूनिटी हुई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी कह लीजिए इसको, या कांग्रेस जो है और मुस्लिम लीग की जो यूनिटी हुई थी, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यूनिटी इसको हम कहेंगे। और ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुई थी। और यहाँ पे देखिए इसी पैक्ट में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था,
जो कांग्रेस में क्या हो गए थे, एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो बिछड़ गए थे। वो 1916 के ही लखनऊ पैक्ट में उनका जो है फिर से रीयूनाइट हुए थे वो। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। और इसी में जो 19 स्मरण पत्र की बात हुई थी, तो उस पर भी यहीं पे चर्चा बनी थी लखनऊ पैक्ट में 1916 में। इसके बाद में देखिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दो लोगों ने निभाई थी। एक तो तेज बहादुर सप्रू थे और एक कौन थे, M.R. जयकर। M.R. जयकर जो थे ये दूसरे व्यक्ति थे। इन्होंने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने के बाद में जो वायसराय इरविन था उसने क्या किया था, वो बेसिकली थोड़ा बैकफुट पे आ गए थे और उसने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद में जो ये दो लोग थे, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इनके प्रतिनिधि से गांधी जी और इनके मध्य जो क्या हो गया था, दिल्ली में वार्ता हुई थी। तो देखिए ये पूछा जा सकता है कहाँ पे वार्ता हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। और इसी समझौते को जो है ना, जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने कहा था कि ये दो महात्माओं के बीच का जो क्या है पैक्ट हो रहा है, समझौता हो रहा है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि दो महात्मा जो कहा गया था वो सरोजनी नायडू द्वारा कहा गया था। एक महात्मा तो कौन, इरविन को कहा गया था, एक महात्मा गांधी जी को कहा गया था। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए ये जो इसका जो आंसर है वो है निकोलस कॉपरनिकस। एक इम्पॉर्टेंट, ये आपने कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है, कॉपरनिकस रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो बेसिकली पृथ्वी या अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उससे पहले अवधारणा ये थी कि जो सूर्य है वो इन ग्रहों की क्या करता है, या पृथ्वी की क्या करता है, एक तरीके से रिवॉल्यूशन करता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो गढ़ जात की पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा में हैं, बिल्कुल सही है। जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो बेसिकली देखिए महाराष्ट्र में नहीं है, वो गुजरात में स्थित है। जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में स्थित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, बिल्कुल सही है। और शिवरॉय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक जो गलत है वो है मांडव पहाड़ियाँ, आप इसको सही कर लेंगे, ये गुजरात में स्थित है। और देखिए जो गढ़ जात की पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में स्थित, वहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है। यहाँ पे गढ़ जात की पहाड़ियों में गोंड, जो आपने जनजाति पढ़ी होगी, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो यहीं पे निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेसिकली बॉर्डर्स पे आते हैं। और इसके बाद में शिवरॉय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो देखिए बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इनको कहा जाता है इंग्लिश में। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो दी जाती हैं आर्टिकल 32 के थ्रू दी जाती हैं। और देखिए ये जो है भाग 3 में है, भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आर्टिकल 32 में ये दिया गया है। और इस अनुच्छेद के खंड 2 में, तो देखिए 32 के खंड 2 में क्या दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जो है आप देखते होंगे कि 5 तरीके की रिट हैं, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, अधिकार पृष्ठता और उत्प्रेक्षण जैसी जो है रिट दी गई हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो। तो ये आपको ये 5 रिट्स हैं आपकी। सर्टियोरी ये जो है 5 रिट्स हैं। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 2026 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में जो है ये अधिकार मिले हुए हैं। ये रिट्स जो है उनके अधिकार क्षेत्र जो है हाई कोर्ट्स के, उसमें कोई भी जो किसका उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो अगर वो हाई कोर्ट पहुंचना चाहता है तो वो आर्टिकल 226 के थ्रू पहुंचेगा, उसमें भी ये 5 रिट काम करेंगी। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 122 में जो आर्टिकल है, 122 आर्टिकल में न्यायालयों द्वारा जो पार्लियामेंट है उसकी कार्यवाही की जांच, ये गलत बोल दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, वही मैं देख रहा था कि जांच करना नहीं है, ये जांच न करना,
नहीं सॉरी ठीक है, ये प्रतिबंधित है तो ठीक बात है ये कि संविधान के जो आर्टिकल 122 है उसमें क्या है बेसिकली कि जो न्यायालय है मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेगा न्यायालय किसके काम में, जो भी बेसिकली क्या रहेगी पार्लियामेंट के काम में न्यायालय इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि इस तरीके का लॉ बनाओ या वैसे बनाओ, तो ये आर्टिकल 122 में है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो देखिए किसको पत्र लिखेगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है, तो ये जो अपना पत्र लिखेंगे ये लिखेंगे किसको, राष्ट्रपति को पत्र लिख देंगे। इसका आर्टिकल 124(2), ये देखिए ये आर्टिकल्स इतने बिल्कुल गहराई में याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो इसके अनुसार जो है 124(2) के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा और अपने बेसिकली अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो देखिए ये राष्ट्रपति इसका आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो देखिए औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वो बेसिकली कब की गई थी, 1948 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। उस टाइम पे जो उद्योग मंत्री थे तो वो कौन थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे जो मंत्री थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसी से जो है देश में जो मिश्रित नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखिए बंधुआ मजदूर जिनको गिरमिटिया भी कहा जाता है और उसका उन्मूलन करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था किस वर्ष में स्थापित किया गया रहेगा, 1975 के 25 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद में देखिए शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतना अधिक अपेक्षा किससे होगी। तो देखिए शैक्षणिक संस्थानों में जो भी छात्र हैं उनकी बाधाएं आएंगी तो वो अपेक्षा किससे करेंगे, शिक्षक से करेंगे। तो देखिए शिक्षक जो है काफ़ी हद तक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी छात्र की लाइफ में, और मान लीजिए उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो रुचि हैं, उनके करने सीखने के जो वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें टीचर का ही रोल होता है कि उनको पहचाने और उनको क्या करे, एक तरीके से जिस तरीके से एक कुम्हार जो है मट्टी में से छान वो करके एक क्या बना देता है, मूर्ति बना देता है, इसी तरीके से एक टीचर का भी रोल होता है कि वो उसकी जो अवगुण है या जो उसको बाधाएं पड़ रही हैं उन सबको हटा के और एक छात्र को क्या करे, सफल बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा शिक्षक से होगी, सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं है। तो देखिए गुणात्मक की बात हो रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है, इसकी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। तो देखिए मापित जो भी माप वाले सोशल ट्रूथ हैं, सोशल जो बेसिकली एविडेंसेस हैं, उनके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, ये जो है क्वालिटेटिव नहीं करता है। क्वालिटेटिव का काम ये नहीं होता है। क्वालिटेटिव का काम बेसिकली क्या होता है कि जो आगमनात्मक प्रक्रिया है, जो बेसिकली क्या है, बेसिकली दो तरीके की हमारी प्रक्रिया होती हैं, एक तो होती है डिडक्टिव, एक होती है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव प्रक्रिया पे काम करता है। इंडक्टिव प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति होता है उसके बेसिकली इंट्यूशन पे, उसकी उन इंद्रियों पे विश्वास किया जाता है। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो है, तथ्य वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, वो आएगी क्वांटिटेटिव में, वो क्वांटिटेटिव में आएगी। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे विशेषता नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सीपीयू क्या है। तो देखिए सीपीयू एक बेसिकली एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। तो इसी में जो इसकी फुल फॉर्म में ही प्रोसेसिंग आ गया है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और प्रथम सीपीयू का जो विकास किया गया था वो इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। तो प्रथम सीपीयू जो बनाई गई थी वो बेसिकली इंटेल कंपनी द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है सीधा बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी की बात हो रही है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या है, आप एक साथ कई सारे प्राप्तकर्ताओं को, कई सारे रिसीवर्स को मेल भेज सकते हैं और एक दूसरे से छुपा सकते हैं। एक दूसरे से छुपाने का मतलब है कि उनको, जिसको भी रिसीवर को मेल जा रहा है
मान लीजिए आपने 10 को भेजा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये आप हैं, आपने सेंड किया 10 लोगों को और आपने सबको BCC में रखा है। तो BCC में ये जो A वाला है इसको पता नहीं होगा कि B को भी भेजा गया है और B वाले को पता नहीं होगा कि A को भी भेजा गया है। इसी तरीके से एक दूसरे को पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? तो देखिए ये शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने जो देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, उन्होंने इस बार से क्या शुरू किया था, फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि टॉर्च रिले का शुभारंभ किया गया था। जो मशाल रिले है उसका शुभारंभ किया गया था और ये जो शुरू करने वाला देश बना वो कौन बना, ये बना भारत। तो भारत ने इसकी शुरुआत की है और ये पहला देश बन गया ऐसा। आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए उन्मेष के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुरुआत की गई वो की गई शिमला, जो कि आयोजन किया गया वो शिमला में किया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये किया गया भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से। तो जो आप इसको याद रखेंगे कहाँ आयोजित किया, शिमला में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें, ये जो प्राइज़ दिया गया है अप्रैल 2022 में दिया गया है, लेकिन कौन से साल का दिया गया है, 2021 का। और ये 31वां सरस्वती सम्मान है। 31वां मतलब इसका जो बेसिकली जो इसका सीरियल है वो 31 है। और ये दिया गया किसको, तो ये दिया गया है जो प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं उनको दिया गया है। अब देखिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं तो यहाँ हूँ, इसके ऊपर जो है इनको पुरस्कार मिला है, दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ी सी ये है कि 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, एक स्मृति चिन्ह मिलता है और एक पत्र मिलता है इसमें, जिसमें लिखा होता है कि आपको जो है प्रदान किया जा रहा है सरस्वती सम्मान जो है से आपको नवाजा जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल अच्छे स्तर का रखें। अच्छे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, तो इनके जो साथ की कुछ चीज़ें हैं वो भी आप देखते हुए चलें। और कोई डाउट आपको होता है, कोई फीडबैक है आपका, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को, अपनी चीज़ें जो हैं बताया करिए आप। और थोड़ा सा इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप अगर देख रहे हैं चीज़ों को आपको अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल किया कीजिए और आप शेयर किया कीजिए। जो भी नीडी हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर किया कीजिए। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।